1 2 3 4 5, 5 अंगुल होता है और 5 ही स्टेप हैं, और वो भी स्टेप ज्यादा मुश्किल नहीं, उसके एक ही स्टेप थोड़े ज्यादा टफ है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, बाकी 4 स्टेप बहुत ही इजी है। और ये अगर आप 5 स्टेप सिर्फ कर लेते हैं, जिसे कराने में हार्डली 1 से 1.5 घंटा समय लगता है, अगर ये 5 स्टेप आप करा लेते हैं तो क्लास 10 से लेकर के, जो अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, क्लास 10 से लेकर के एमएससी तक के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी 1000 फॉर्मूले हैं, 1000 1500 जो भी फॉर्मूले हैं, वो सब आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे और बिना किसी परेशानी के आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक हो गया वो है ये ट्रिग्नोमेट्री, जो आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा काम इसमें आप कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें 2D और 3D, और 2D 3D के अलावा आप इसमें ND के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। 4D 5D 6D ND के ऊपर भी आप सोच सकते हैं, N डायमेंशन की आप बातें कर सकते हैं, और N डायमेंशन तक के सूत्र दिए जा चुके हैं और है। हालांकि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, आपके सिलेबस में है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप देखें कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैंने बुक तैयार की है, लेकिन अभी तक उसको प्रिंट किया नहीं है, लेकिन ये सब ऑलरेडी मेरे पास तैयार है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे फंक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सब कुछ इससे आप कर सकते हैं। हालांकि अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनुराधा, उन्होंने हमसे कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो है n फॉर्मेशन के लिए nth रूट और उस पर काम किया जा सके। हम n पावर के ऊपर तो काम कर चुके हैं और लेकिन nth रूट के ऊपर काम नहीं किया। जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या क्यूब रूट, फोर्थ रूट, n रूट के ऊपर में चर्चा हो सकती है क्या? तो उनके सहयोग से इस पर भी काम आगे चल रहा है और रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। तो मतलब चीजें हैं। अब आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इसमें सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद कोनिक सेक्शन आपके सिलेबस में है। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब कुछ आप इसी जो मंत्र है, यही मंत्र आपको यहां तक पहुंचाए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुरुजी का मंत्र कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक मंत्र, इसको आप मंत्र ही कहें, एक मंत्र आपको वहां तक पहुंचा सकता है और साथ में इसको साथ देगा वैदिक गणित के सूत्र। वैदिक गणित के अलग अलग सूत्र लगा करके इसमें हम इसको वहां तक पहुंचाएंगे। देखेंगे कि चीजें कहां तक आगे बढ़ती है। धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इस जो मंत्र लिखा गया है इसका अर्थ क्या हो, एक एक चीजों को आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहला शब्द है दीर्घ चतुरस्र। दीर्घ चतुरस्र का मतलब होता है आयत, रेक्टेंगल। ध्यान दें, पार्श्वमानी यानी लंब,
परपेंडिकुलर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और ट्रंगमानी यानी आधार, बेस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, नामक भुजाएं जितना अलग अलग वर्ग प्रमाण बनाती है, उस पर खींची गई अक्षन्य रज्जु, अक्षन्य रज्जु का अर्थ होता है विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल जिसको कहते हैं कि स्क्वायर में डायगोनल होता है, तो डायगोनल उनके योगफल जितना वर्ग क्षेत्रफल बनता है। अगर इसको हम अभी जो पाइथागोरस थ्योरम से चर्चा करें, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ऐसा ही कुछ कहता है। उसी प्रकार ये बातें लगभग आज से 4-5 हजार साल पहले ही बोधायन शूल्ब सूत्र में महर्षि बोधायन ने कह दिया था। महर्षि बोधायन द्वारा लिखा गया है ये बोधायन शूल्ब सूत्र, विशेष जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं। और ये जो श्लोक है, दीर्घ चतुरस्त्रस्य क्षन्न रज्जु पार्श्वमानी त्रंगमानी च यत् पृथक भूते तुरुतस्तुभयं करोति। आप जितना इसको याद रखेंगे, ये सारे टॉपिक आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। और यही नहीं, एक ट्रिगोनोमेट्री को करने में आप ध्यान दें कि कितना ज्यादा हैक्टिक होता है, लंबे लंबे कैलकुलेशन। लेकिन जब हमारे इस वैदिक गणित वाले शूल्ब सूत्र वाले मेथड से आप जाएंगे, तो आप किसी भी प्रश्न का आंसर विदिन 30 सेकेंड आप करके दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएं, जिसके 2D 3D ND किसी में भी जाएं, उसके बाद सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, कहीं पर भी आप जाते हैं, आपको 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड तक काफी है। लिखने उखने में जो टाइम लगे आपको वो अलग ये होता है, सॉल्यूशन तो ये 15-20 सेकंड 30 सेकंड तक आ जाएंगे, मैक्सिमम टाइम इसका यही होता है। तो ये जो है आपको मिल जाएगा। अब इसी सूत्र की ये जो श्लोक है, ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से आधार है हमारी ज्योमेट्री का। हम जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे, पूरे की पूरी ज्योमेट्री इसी सूत्र के, इसी श्लोक के ऊपर बेस्ड होगी। इसी से हम ट्रिगोनोमेट्री भी करेंगे, बस सप्लीमेंट के लिए इसमें वैदिक गणित का सूत्र लगाएंगे, 1-2 सूत्र 3 सूत्र जो भी है वो लगाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसी श्लोक पर करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी श्लोक पर करेंगे। बाकी कुछ अलग अगले जो है सेमेस्टर में सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब भी इसी श्लोक से करेंगे। इसी श्लोक से हम बाहर नहीं जाएंगे, पूरी ज्योमेट्री को यहीं आसपास में रिवॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है मैंने इस पर चर्चा की है। अब थोड़ा सा देखें कि इसको और हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे हम लोग इससे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसके आगे क्या चीज है।
अब बोधायन, महर्षि बोधायन के द्वारा जो ये हमें दिया गया आयत, लंब, आधार और उसके विकर्ण की जानकारी, इसको हम महर्षि बोधायन को ही समर्पित करते हैं। इसीलिए इसका नाम जो है, इसका नाम जो है ये क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है। सो जी सर। एक मिनट, लगता है कुछ प्रॉब्लम आई है। मैं इसको क्या है, एक मिनट, जो वर्ड फाइल में खोला था वो हट गया है। अभी कहाँ से प्रॉब्लम आई है मैं देखता हूँ। दिख रहा है वो, मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ उसको, क्योंकि चीजें जो है थोड़ी सी चेंज हो गई थी। कुछ करप्ट हो गया था फाइल, तो इस वजह से इसको मैं उसको इंस्टॉल किया हूँ, दूसरा फाइल। चीजें हाँ, ये सूत्र था आपका। इसकी जो चीजें चल रही थी वो आपके सामने है। दीर्घ चतुरस त्रच्छन्य रज्जु
पार्श्वमानी त्रयंगमानी च यत् पृथक भूते कुरुतश्च दुभयं करोति। अब यहाँ जो संबंध लंब और आधार के बीच में है, हमारे भारतीय गणितज्ञ ने जो रिलेशन पाइथागोरस ने दिया है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, 3 टर्म लिया है। लेकिन हमारे जितने भी गणितज्ञ हैं, भारतीय गणितज्ञ, उन्होंने लंब और आधार, मात्र बेस और परपेंडिकुलर 2 ही टर्म लिए। साइन और कॉस की ही बात की है, टैन की बात कभी की ही नहीं। बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज डिपेंडेंट एलिमेंट, it is not independent. Hypotenuse is depend on base and perpendicular. That's why we can just search only base and perpendicular. Perpendicular और base के विषय में ही हम ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे और उसी से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन महर्षि बोधायन ने इन तीनों की कल्पना 5-7 हजार साल पहले ही कर ली हुई थी, तो उस पर जो है सो चर्चा हो। तो इसके रिलेशन को हम महर्षि बोधायन को समर्पित करते हैं। तो आप देखें, बोधायन सुलभ सूत्र से बनता है बोधायन संख्या। ये बोधायन संख्या ही आपको वो हर जगह पहुंचाएगा जहां ये चीजें जाएंगी। पूरी ज्योमेट्री बोधायन संख्या पर बेस्ड हो, पूरी की पूरी ज्योमेट्री। अब बोधायन संख्या की परिभाषा क्या होनी चाहिए? हालांकि इसके लिए कोई फिक्स परिभाषा किसी गणितज्ञ ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब मैं इतने दिन से पढ़ाया तो मैं सोचा कि कम से कम बोधायन संख्या पढ़ा रहा हूं तो एक इसका जो है इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। हालांकि अपने प्राचीन गणितज्ञों को परिभाषित करना वो थोड़ा सा हमारी जो है वो बरगोलापन हो जाएगा, उस लायक तो मैं नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि ये जो है उनका सम्मान हो सके इससे। तो इसको अब कहते हैं कि दीर्घ चतुरस्त्र यानी आयत, पार्श्वमानी, कोटि, लंब, उसको कोटि ही कहते हैं, लंब। उसके बाद त्रयंगमानी, भुज, उसको भुज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लंब को हम कोटि कहेंगे, आधार को भुज कहेंगे, यानी बेस को। ये हमेशा चलेगा। ये आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी आगे हम इसमें टर्न कर देंगे। कोटि यानी देखिए परपेंडिकुलर, ये और आधार यानी बेस, यानी भुज को बेस, और कोटि यानी परपेंडिकुलर। और यहां अक्षण्य रज्जु, अक्षण्य रज्जु यानी विकर्ण, इसको हाइपोटेनियस भी आप कह सकते हैं। हाइपोटेनियस तो कह सकते हैं। तो इसके संबंध की जो इसका परिभाषा हमने तैयार किया, इन तीनों के संबंध की संख्यात्मक अभिव्यक्ति, ये तब तक जो है अभिव्यक्त नहीं हो सकता जब तक कि कोई संख्या ना हो। तो इसीलिए हमने इसमें डाला इन तीनों के संबंध की संख्यात्मक अभिव्यक्ति। कौन से 3? आयत की कोटि यानी परपेंडिकुलर, उसका आधार यानी भुज, और उसका विकर्ण अक्षण्य रज्जु के संबंध की संख्यात्मक अभिव्यक्ति को बोधायन संख्या कहा जाता है। ठीक है, यह है हमारी बोधायन संख्या की परिभाषा। अब यहां पर हमारे पास 3 चीजें आती है। पहला आता है, आप देखें, कोटि, कोटि, कोटि को हम लंब कह सकते हैं हिंदी में,
प्राचीन काल के गणितज्ञों ने इसे कोटि कहा है और अंग्रेजी में इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आता है, और इसका नाम जो है जब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे तो यही चीज जो है वो वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। ठीक है, अब आते हैं भुज। भुज के विषय में देखें, भुज के विषय में यानी आधार, वर्तमान हिंदी इसका जो है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे को पढ़ाया जाता है वो है आधार, और ये इसको अंग्रेजी में हम बेस कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है ये हो जाएगा। उसके बाद एक्स एक्सिस हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शन होगा ये। उसके बाद यदि दो की चर्चा होती है, तीसरा जो आपका ये विकर्ण है, विकर्ण है ये इसको हम कर्ण भी कह सकते हैं, विकर्ण भी कह सकते हैं, अच्छन्य रज्जु और कर्ण कह दीजिए। अगर वर्तमान गणित से इसको लेना है तो हाइपोटेनियस, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ जेड के नाम से जानते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का अलग फंक्शन होता है, उसमें भी जो है इसको अलग अलग वैल्यू मापांक के हिसाब से जानते हैं। सर्कल में जाएंगे तो ये रेडियस में चला जाएगा, रेडियस बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये रेडियस बन जाता है, हाइपोटेनियस ही बन जाता है, अलग अलग फंक्शन करता है। तो इस तरह से इन चीजों को हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, इस विषय में थोड़ा सा समझते हैं। अब कुछ बातें यहां सिद्ध होती है, वो आप देखें। जो बोधायन संख्या कह रहा है उसके आधार पर चीजें कुछ ऐसी सिद्ध होती है। त्र्यंगमाणी का स्क्वायर प्लस पार्श्वमानी का स्क्वायर इक्वल टू अच्छन्य रज्जु, अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर आप कह लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अब सिंबॉलिक फॉर्म, वर्तमान सिंबॉलिक फॉर्म में अगर देखें तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखें, बी को सबसे पहले रखें, ये चीज जो है वो थोड़ा सा
आधार को हमें पहले रखना है, आधार हमारा सर्वप्रथम रहेगा, लंब उसके बाद, और इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा आपका सारा। लेकिन जब हम रिलेशन शो करेंगे तो कर्ण भी हमें रखना होगा, जो चीजें आपकी। अब इसको हम देखते हैं एक फिगर में, कैसे इस फिगर को हम आगे बढ़ाते हैं वो आप देखें। मैंने ये सब चीजें थोड़ी सी पहले से बना के रखी हुई है ताकि हमारा टाइम ज्यादा लॉस ना हो। मैं प्रयास करता हूं कि चीजों को एज इट इज आपके सामने रखा जाए। अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो आप बताएंगे और मेरा प्रयास होगा कि इतना बड़ा ही रहने देते हैं। ये इससे ज्यादा बड़ा करूंगा तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, अब यहां देखें, मैंने अंग्रेजी को भी थोड़ा सा लिया है, यहां पर शामिल किया है आप लोगों के लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, बोधायन संख्या को राइट एंगल ट्रायंगल पर सबसे पहले हमने डाला, जो बोधायन आयत के लिए होता है। आप देखें, एक आयत के अगर दो टुकड़े कर दें तो वो भी एक प्रकार से जो गणित के विद्यार्थी नहीं है, थोड़ा सा उनके लिए मैं इसको कोशिश करता हूं कि एक्सप्लेन हो जाए। देखें, अब यहां पर मैं प्रयास करता हूं कि आपको ये चीजें सामने आ जाए। जैसे आप देखें कि एक आयत अगर हम लेते हैं, एक आयत लेते हैं तो ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये जो हो गया वो हो गया हाइपोटेन्यूस। अब दो पार्ट में बट गया, तो बोधायन इस पूरे समग्रता की बात करते हैं, महर्षि बोधायन, और इसको हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डाल दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जब डाला तो हमारे पास कुछ इस तरह के फिगर क्रिएट हो गए। अब इस तरह के फिगर में आप देखें कि इस कोण जो नीचे है, एंगल ए को हम लेके चल रहे हैं। एंगल ए के लिए देखें तो ये जो है ना, ये एक जो हमने डायग्राम बनाया है, ये प्रेजेंटेशन है। आपको भी करना होगा, एक दो नंबर में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोई बोधायन संख्या दी होगी, उसको सारणीबद्ध करें। तो इस पर भी कुछ प्रश्न होगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो इस पर बातें आएंगी और चीजों को भी समझना सीखेंगे। तो ये एंगल, तरंगमानी, पार्श्वमानी, अक्षण्य रज्जु। एंगल, आधार यानी बेस, लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। ट्रायंगल एबीसी में आधार जो हो गया वो भुज हो गया, नीचे वाला AC, ए से सी की तरफ, और कोटि जो हो गया वो लंब हो गया यानी BC ऊपर, ये देखिए, ठीक है। और विकर्ण, हाइपोटेनियस या कर्ण कह दें, वो AB हो गया। इस ट्रायंगल के हिसाब से यह रिलेशन बना AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। यही जो है इसका इसकी सुंदरता है, ठीक है। अब इसी को हमें समझना है, इसी पर आगे धीरे धीरे जो है हम लोग काम करेंगे। और कैसे देखें, हम 1 मिनट समय
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस मेरी सर। आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ गया। ठीक ठीक। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था, बता रहा था कि किस प्रकार वेदों से जो है शुल्ब सूत्र निकाला, फिर वापस, और शुल्ब सूत्र से शुल्ब सूत्र में भी फिर एंटर किए तो महर्षि बोधायन को ढूंढा। महर्षि बोधायन का एक श्लोक पकड़ा जो आपके सामने है, और उस श्लोक से फिर बोधायन संख्या निकाला एक, और अब धीरे धीरे हम लोग अपने विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी काफी कुछ है अभी इसमें, तो हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक इस पर आपको हम उदाहरण देते हैं, देखें। और ये सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण है, किसी कोण अल्फा की बोधायन संख्या 3, 4, 5 है, तो इसको सारणी में लिखें। सारणी में लिखने के लिए आपकी मैंने ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो है लिखने हैं। एक को मैं करके दिखाता हूं, आप देखें और कैसे हम लिख सकते हैं, और फिर आपको हम चर्चा करेंगे तो उस पर जो है बातों को रखेंगे और तब उस पर बात करेंगे। देखें, जब आपके पेपर में ऊपर प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है वो ध्यान दे लें। सारणीबद्ध करने का ये तरीका है, कोण भुजा भुज बी, कोटि पी, कर्ण हाइपोटेनियस, 3, 4, 5 को इस ढंग से। भुज जो पहला होगा वो भुज होगा, ध्यान रखें। इस ब्रैकेट में जो पहला होगा वो भुज होगा, दूसरा जो होगा वो लंब होगा, कोटि होगा, और तीसरा जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखते हैं कि इन संख्याओं का निर्माण कैसे। बोधायन, अब हम बोधायन संख्या देख लिए। बोधायन संख्या की का प्रेजेंटेशन कैसे होता है सारणीबद्ध तरीके से, वो हमने देखा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि और थोड़ा सा बात करते हैं कुछ। अब एक दूसरे शुल्ब गणितज्ञ की हम चर्चा करते हैं। एक हमने ऊपर आपको जैसा कि बताया है, आपको शायद याद हो, महर्षि कात्यायन का नाम लिया। महर्षि कात्यायन का नाम लिया था आपके सामने, और देखें उनका का योगदान है, हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। बोधायन त्रिक, ट्रिपलेट्स जिसको बनाना कहते हैं, तो बोधायन त्रिक का निर्माण। अब इस त्रिक के निर्माण की कला जो है महर्षि बोधायन ने भी दे रखी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें कात्यायन को भी समझना, थोड़ी ज्यादा स्पष्टता जो है वो महर्षि कात्यायन के शुल्ब सूत्र में है। तो इसलिए हमने ये महर्षि कात्यायन का यहाँ पर चर्चा किया है। तो महर्षि कात्यायन के कात्यायन शुल्ब सूत्र में समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं और कर्ण, इन त्रिक की विशेषता का उल्लेख कैसे किया गया है, इस विषय में हम प्रयास करेंगे समझने का, और देखते हैं क्या हमारे सामने निकल के आता है चीजों को।
लगभग जो महर्षि बोधायन ने कहा ऐसा ही कुछ महर्षि कात्यायन ने भी कहा। लेकिन चूंकि लोग हैं और हम अपनी बात मानते नहीं है, और फॉरेनर्स हमें जो है हमारी ही बात हमको मानने नहीं देता। वो बार बार हमें यही समझाता है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। हमसे 50 तरह के सबूत मांगे जाते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये वेद में कहा है, ये चीजें कहा है, बहुत सबूत मांगे जाते हैं। बुक दिखाते हैं तो कहते हैं इसकी पांडुलिपि कहाँ है, इसकी ओरिजिनल राइटिंग कहाँ है। ये हमसे कई तरह के सवाल किए जाते हैं। कभी किसी ने ये पूछा है कि पाइथागोरस नाम का आदमी था या नहीं था, या फिर एंजल की तरह ये भी एक काल्पनिक है? अगर था तो उसके बाप का नाम क्या है, उसके बेटा का नाम क्या है, उसके भाई बंधु का नाम क्या है? उसने जो लिखा तो कोई तो पांडुलिपि होगी। आप यहाँ बैठे हुए सर्च करके कोई बता दे हमको कि पाइथागोरस किसका बेटा था, उसका बेटा कौन हुआ, या उसका भाई बहन कौन है, उसकी पत्नी कौन हुई, तो थोड़ा सा हमें भी ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं। जिस प्रकार वो एंजल की और इसकी जो बातें सुना करके वो स्वर्ग में दिखाते हैं कि वो देखो बेटा स्वर्ग है और वहां पर ये रहता है, वहां ये होगा, तो कुछ इस तरह की काल्पनिक कहानियां तो शायद नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी शंका होती है। तो कोई पूछे कि पाइथागोरस कौन था, सिर्फ नाम बोल दिया पाइथागोरस, क्योंकि वो जो है सो हमें सिद्ध करना था कि अपना नाम तो कोई लिख नहीं सकता था, इसलिए कोई काल्पनिक नाम लेके चिपका दिया और कहा फलाने ने लिखा है इतने हजार साल पहले। खैर जो भी लिखा हो, लेकिन ना तो उसके पापा का नाम पता है, न मम्मी का नाम पता है, न बेटे का नाम पता है, न भाई बंधु का नाम नहीं पता कि वो था या नहीं था। हाँ, पर ये भी नहीं पता कि वो था या नहीं था। हाँ, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं शायद आप समझ गए हैं। तो कुछ इसी तरह की बातें हैं। लेकिन हमारे से पूछे, किसी के लिए भी पूछे, महर्षि भास्कराचार्य कौन थे, उसका बेटा कौन था, उनका बाप कौन था, पूरी खानदान की वंशावली हमारे पास पड़ी हुई। श्रीधराचार्य के पास पूछे, उसके बाद आर्यभट्ट के विषय में पूछे, महर्षि लगध के विषय में पूछे, जैमिनी के विषय में पूछे, अगस्त के विषय में पूछे, किसी के विषय में पूछे, तो पूरी वंशावली हमारे पास पड़ी हुई है। और हजार हजार 2-2 हजार वंश की जो है वो पूरी रूपरेखा हमारे पास मौजूद है। और वैदिक, अभी हाल फिलहाल वैदिक काल में, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो हुए थे, उस काल में राजाओं के वंश का वर्णन भी हमारे पास अवेलेबल है। आप में से कोई चाहे तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ, तो सब चीज हमारे पास अवेलेबल है। हमारे हमारे काम की जो है हर एक चीज हमारे पास है। लेकिन कभी उनसे पलट के एक बार पूछते तो सही कि भैया पाइथागोरस के बेटे का नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, कुछ तो बता दो जो पता चले कि हाँ वो आदमी था या नहीं था, या ऐसे ही कोई काल्पनिक नाम दे डाल दिया तुम लोगों ने। अब हम थोड़ा काम की बात पर आ जाते हैं। महर्षि कात्यायन ने इंद्रिक की विशेषता बतलाने के लिए भी श्लोक दिया है। कहते हैं यावत प्रमाणानि सम चतुरस्त्र ने की कर्तु चीकीर्षदे कोनानि तानि भवन्ति त्रियक द्विगुण्यान गुण्ये गुण्येकत एकाधिकानि त्रिभर्ति तस्येस्तु तत् करोति। इसको जो है सो
हाँ, तो हम ये कर रहे थे, थोड़ा संस्कृत जो है मेरी भी उतनी अच्छी नहीं है संस्कृत, हालांकि थोड़ा आप लोग को लगता होगा कि मैं संस्कृत ज्यादा झाड़ता हूँ, लेकिन मेरी भी उतनी अच्छी संस्कृत है नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आप कम से कम समझ जाएंगे किसी भी विषय को जो है वो थोड़ा सा मैं देखता हूं, तो प्रयास उस विषय में करता हूं और कोशिश रहती है कि चीजों को समझाई जा सके। अब इसकी व्याख्या देखिए, जो संस्कृत में हमने लिखी है उसकी व्याख्या थोड़ा सरल शब्दों में मैं करने का प्रयास किया हूं, और बिल्कुल कहता है यावत प्रमाण समचतुरस्त्र कर्तुं चिकीर्षदे कोनानी तानी भवन्ति। किसी भी प्रमाण यानी n वाली भुजा a से निर्मित समचतुरस्त्र यानी समान चार भुजाएं यानी वर्ग हो, उसे अन्य यानी n² - 1/2 के प्रमाण की भुजा b वाले वर्ग के साथ एकीकृत करने या जोड़ने पर, यह थोड़ा छूट गया है, जोड़ने पर भुजा b का प्रमाण नवनिर्मित वर्ग की भुजा c से 1 कम होता है। ठीक है। दूसरी, एक वर्ग की त्रैंगमानी या पार्श्व भुजा a के प्रमाण को द्विगुणित करके वर्ग बनाकर अन्य द्विगुणित भुजा b वाले वर्ग के साथ जोड़ने पर निर्मित भुजा यानी साइड c के प्रमाण वाले पिछले भुजा के वर्ग की भुजा b से 1 अधिक अर्थात 2 अधिक होता है। अब इसमें तीसरी जो व्याख्या है, इन विशेषताओं से युक्त भुजाओं से बनने वाले त्रस्ती यानी त्रिभुज इन्हीं विशेषताओं वाला होता है। इन पर निर्मित इशु शब्द कर्ण के लिए लिया गया है। हर शुल्बकार ने लंब कर्ण इसको थोड़ा अपने स्थानीय समय में इसको डिनोट किया है। अब जो बोधायन शुल्ब सूत्र है और मानव शुल्ब सूत्र है, कात्यायन शुल्ब सूत्र है, इन सब के कालखंड में लगभग 200-300 साल का फर्क था। तो आपस में तो थोड़ी भाषाएं धीरे धीरे परिष्कृत होती है, बदलती है, तो उस समय की स्थानीय भाषा का प्रयोग होता है, तो इस तरह से जो है चीजें आगे बढ़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ती थी, काव्य माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। तो कुछ गुरु जो होते थे उस समय के स्थानीय छात्रों को सिखाने के लिए वहां की स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से कुछ चीजों में एक शुल्बकार से दूसरे शुल्बकार में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वही डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो हमने हिंदी में लिखा है इसका अर्थ, इसको गणितीय भाषा में हम प्रयास करते हैं कि आपके सामने रखें। जो हमने लिखा उसी को अब आपके सामने मैं प्रयास करता हूं, तीनों को देखें। तीनों बात जो आपके सामने रखा है, उन तीनों बातों को मैं गणितीय भाषा में प्रयास कर रहा हूं कि आपके सामने रखूं। यहां देखें, वर्गों का योगफल n², कोई भी n ले सकते हैं आप,
उसके बाद n स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर वर्ग इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बन के आपका तैयार। अब इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो बनेंगी वो कुछ ऐसी बनेगी। अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो n हो गया, n स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया, और दूसरी व्याख्या ये है n स्क्वायर प्लस 1 और बाई 2, इस तरह से ये बने। अब इनके वर्गों के योगफल, अब इसमें से 2 को भी हटा दीजिए, तो ये 2 हटाएंगे तो यहां पे 2 आ जाए। तो अब ये आपका जो एक प्यार हो गया वो कुछ इस तरह से हो गया 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। आप n को कुछ भी ले सकते हैं, ले करके जीरो नहीं लीजिएगा, जीरो लीजिएगा तो थोड़ी 0 और 1 नहीं लेंगे, थोड़ा उससे बड़ी संख्या लेंगे और आप करके देखें। ये n की वैल्यू जो भी लेंगे वो आपको आता चला जाएगा इस तरह से, और वो त्रिक ही निर्माण होगा, बोधायन संख्या ही बनेगी। और आप देखें, जैसे मैं प्रयास करता हूं कि एक दो निर्माण करके देखा जाए। n इक्वल टू, अगर हम देखें n इक्वल टू अगर 2 लेते हैं तो देखें पहली साइड क्या बनेगी, बेस इसका 2n, मतलब हो गया 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। परपेंडिकुलर देखें n स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो गया। और हाइपोटेनियस देखें n स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 और 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया। तो 4, 3 और 5 ये जो हो गए आपके बोधायन संख्या बन के तैयार हो गए। ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और जहां तक मैं कहूं ये आप समझ में आ गया होगा चीजें। अब एक प्रश्न हम थोड़ा सा इसी पर आधारित दे सकते हैं, और आप चाहें तो कुछ अपना भी निर्माण करके देख सकते हैं। एक प्रश्न है, इन सूत्रों के माध्यम से हमें थोड़े से प्रश्न निर्माण करने हैं, वो आप करेंगे। और इसका जो है प्रैक्टिस आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं सबसे हमारा प्रिय टॉपिक अब आ रहा है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और बच्चे को मौका नहीं मिल रहा है, तो अब बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ काम भी। तो ये हमारा सबसे प्यारा जो है टाइम पीरियड होता है जब हम पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज देते हैं। तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, ये देखें। मैं प्रयास करता हूं कि ये एक ही पेज में आ जाए पूरा का पूरा, कहीं कोई वो हो तो मैं उसको खींच करके लाऊं, देखता हूं। मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं। अब शायद एक पेज में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और बड़ा करूंगा तो थोड़ा सा और आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं।
हाँ, यहां देखें, अब ऊपर जितना हम लोगों ने पढ़ा है बोधायन संख्या और उसका, उस पर यह अभ्यास है। पहले 4 प्रश्न आपके सामने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे भी हो, इसको आप या तो कॉपी तो कर नहीं सकते, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सॉल्व करके ग्रुप में डालना है। सारणी बनानी है तो कैसे बनानी है वो आपको मैंने ऊपर बताया है। और जो कात्यायन सूत्र का यूज करके बोधायन त्रिक का निर्माण करना है, बेसिकली ये त्रिक कहना ही गलत है, ट्रिपलेट शब्द ही गलत है अपने आप में। त्रिक नहीं कहना चाहिए, हालांकि चूंकि आज वर्तमान में ये त्रिक प्रचलित है इसलिए त्रिक मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये त्रिक शब्द ही गलत है। इसके जगह द्विक शब्द होना चाहिए। द्विक यानी आधार और लंब का ही संबंध होता है, कर्ण तो डिपेंडेंट एलिमेंट है, तो द्विक कहे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन चूंकि वर्तमान में अगर थोड़ा सा हमें ज्यादा वो लड़ाई झगड़े में जाते नहीं है, 50 जो है सो मैथमेटिशियन हल्ला मचाने लगेंगे, इतने दिन से हम ट्रिपलेट्स पढ़ाते आ रहे हैं, त्रिक बोलते आ रहे हैं, आप एक ही साथ द्विक क्यों बोलना शुरू कर दिए। तो थोड़ा सा जो है स्पष्टीकरण देते देते अपनी एनर्जी लॉस होगी, तो बेटर है कि वो, तो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट 5 to 8 जो है रख रहा हूं। ये पूरा नहीं आ रहा है एक पेज में, मैं प्रयास करता हूं कि 5 to 8 एक पेज में आ जाए। ये देखिए 5 to 8 एक पेज में आ गया, बिल्कुल सही। इसको भी आप देख सकते हैं। हो गया। और यहाँ प्रश्न जो मैंने दिया है वो मॉडर्न और एंशिएंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हो गया ये, हटाओ इसको। यस सर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा फ्रंट पे आते हैं। पिछला क्लास हुआ था और आज के क्लास, आप में से किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर तैयार कर रखे हैं पूछने के लिए तो वो पूछ सकते हैं। बारी बारी से जो प्रश्न पूछेंगे वो पहले एक बार सब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके जो है। रश्मि है क्या? यस सर। हाँ, एक एक करके आप थोड़ा सबको ये करिए ताकि एक एक करके अगर उनके पास कोई प्रश्न है तो वो पूछ सके। जो लिस्ट में नाम है उस हिसाब से एक एक करके नाम बोलिए, वो अनम्यूट करके प्रश्न रखेंगे और मैं प्रश्न का उत्तर दे दूं। ठीक है सर। हिमांशु। हाँ, पुकारिए, नाम पुकारिए किसी का अगर है प्रश्न तो। एक एक करके सबको, जिनके प्रश्न है वो अपने रेज हैंड कर लें। सर कोमल अरोरा, उनका कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट करके खुद को बता दो। सर ये आपने थोड़ा चित्ती के बारे में बताया। आप अनम्यूट करें। सर आवाज आ रही है? चित्ती, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ जी, आ रही है। चित्ती। चित्ती जो है उस पर हम एक बार फिर आपको शेयर करते हैं चीजों को।
देखते हैं। देखिए, चित्ती शब्द जो है यहाँ ये आकृति से लिया गया है। चित्त शब्द आपने सुना होगा। ये जो है ना आकृति, आपने शेप ऐसा आपने सुना है। 14 प्रकार के चित्ती, चित्ती का मतलब होता है आकृति, शेप, ठीक है। तो वो चित्ती जो है संचित यानी वर्गाकार भी हो सकता है, कंकचित पतंगाकार भी हो सकता है, द्रोणचित वृत्ताकार भी हो सकता है। तो चित्त शब्द का अर्थ हो गया आकार, शेप, उसी से चित्ती शब्द बना है, ठीक है। तो सर ये जो 25 हमने ईंटें पड़ी हैं ऊपर, 25 ईंटें, तो वो ये इन 14 शेपों की हैं, ऐसा है? मतलब रिलेशन में समझ आ रहा है थोड़ा सा। नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पर दो चीजों को एक साथ जोड़ रहे हैं। वहां 25 प्रकार की ईंट जो है वो तो अलग अलग है, और उसमें त्रिभुजाकार अलग अलग तरह की ईंट है जो डिफरेंट शेप बनाने में काम आती है। और यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो चित्ती जो है, आकार जो है वो कैसा हो सकता है? वो वर्गाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, और वही आकार शब्द जो लास्ट में लगा है उसी के लिए चित्ती का प्रयोग। आ गया समझ। उन ब्रिक से ये शेप काम कर रही हूँ, एक एक करके किनका जो है। हाँ सर, ये कहना चाह रहे हैं आप कि वो जो ब्रिक्स हैं 25 तरह की ब्रिक्स हैं, मतलब 25 डायमेंशंस की ब्रिक्स से 14 तरह की शेप्स बनाई जाती हैं, ये मतलब? हाँ, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ ईंट के लिए वो नहीं है। ईंट के लिए है कि 25 तरह की ईंट तैयार की जाती थी। इसके अलावा भी और भी विभिन्न आकृतियां उन ईंटों से, जैसे भवन के ऊपर वृत्ताकार, और भी कई तरह की त्रिभुजाकार, घनाकार, बहुत तरह की जो आकृति होती थी, उस आकृति यानी आकार शब्द का मतलब चित्ती है, ऐसा मान लें। ईंट तो 25 प्रकार की होती थी, और उस ईंट से भी विभिन्न प्रकार के जो है आकार दिए जाते थे। तो ऐसा आप मान सकते हैं, चित्ती जो है, चित्ती बेसिकली जो है आकार को कहते हैं, ऐसा आप समझिए। वो आकार किसी भी चीज से बनाई जा सकती है। जी सर। सब लोग अपना कैमरा एक बार ऑन कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए अटेंडेंस का। ऋचा शर्मा एंड यशवीर, ऋचा शर्मा एंड यशवीर। यशवीर, यशवीर, यस मैम।
ठीक है। है और बाकी रिसोर्स का यूज करके भी वो आकार बनाया जा सकता है। ईंट में 25 तरह की ईंट अलग है, वो तो अलग बनाई ही जा सकती है। उन ईंटों का या फिर अदर संसाधन का प्रयोग करके भी बाकी की आकृति बनाई जा सकती है और उस आकृति को चिट्ठी कहते हैं। ठीक है, आपके प्रश्न हो गए। और कोई प्रश्न है? कोमल जी आपके सॉल्व हो गए तो और ठीक है, और भी प्रश्न है तो और आगे बढ़ सकते हैं। और किसी का प्रश्न है तो आप बताएं, क्योंकि चीजें थोड़ी सी जो है सो वैदिक है, पुरानी है, संभव है प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो जैसे आज का पढ़ा हुआ, पीछे का पढ़ा हुआ जो भी है, आप प्रश्न को अगर कोई है आपके मन में तो नोट करते चले, और लास्ट में हम समय देंगे, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। सर शिप्रा और किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज करें। मैम आप खुद को अनम्यूट हाँ, करके बता बताइए। सकती हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक जो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े हैं वो हमने नेचुरल आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप सुन सकते हैं क्या मुझे? नहीं हो तो आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दें। आवाज आ रही है सर? हेलो, आप अपना वीडियो बंद कर ले तब शायद आपकी आवाज आए अच्छे से। सर हाँ, अब आ आप रही है बोलने आवाज? की कोशिश करें। हाँ सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक जो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े हैं वो हमने नेचुरल नंबर्स पर पढ़े हैं। हाँ। तो ये जो बोधायन ट्रिपलेट्स है, ये जो बोधायन संख्या है, ये भी हमारी नेचुरल नंबर्स के लिए है या कोई भी नंबर हो सकता है? आप प्रयोग करके देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आपको मैंने बनाने के लिए दिया है एक प्रश्न, आप उसमें कुछ भी डाल के देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं, आप इरेशनल नंबर भी कोई ले सकते हैं, कोई इमेजिनरी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी लेकर के देख सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं